हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो अगर बुद्धिज्म जैनिज्म को थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडिंगली देखेंगे, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, तो ये था क्या, ये और कुछ नहीं, ये कुछ हमारी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ही तो है। ये जो 600 BC में कुछ आइडियोलॉजीज आई, अब सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म जैनिज्म जैसी ही आइडियोलॉजीज तो नहीं थी। तो आज का जो वीडियो होगी तो बड़े आराम से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद वाली जो हमारी वीडियोस होंगी तो उसमें हम क्योंकि बुद्धिज्म को आज कंप्लीट कर लेंगे, जैनिज्म को कंप्लीट कर लेंगे, मॉरेंस कंप्लीट कर चुके हैं, मगध कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतने टाइम पीरियड तक का अप टिल मॉरेन तक के जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज होंगी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगी, मैपिंग वाला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का ऑप्शनल में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मैपिंग वाला है, वहां तक की मैपिंग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो कंप्लीट करेंगे तभी अगर आपको अच्छी तरह से समझ होगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म ये श्रमणिक ट्रेडिशंस क्या थे, कहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्तूप कौन से एरियाज में देखने को मिलेंगे, केव्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं अबाउट द बुद्धिज्म जैनिज्म, या फिर एक और वर्ड भी लिख देते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये दो ही तो आइडियोलॉजीज नहीं थी, इनके अलावा हम यहाँ पर लिख देते हैं श्रमणिक सेक्ट लिख देते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेटेरोडॉक्स आइडियोलॉजीज भी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल जिन्होंने भी रखा हुआ है कि ऐसा क्या हुआ, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इसी टाइम पीरियड में, क्यों उसी जगह पर, वैसे कि हमारे पास आगे मैप होगा, ये देखिए मैप में हमारे पास इसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 600 BCE में शाक्य वाली तरफ अगर देखेंगे, मगध के पास ही आपको जो है इधर वाली साइड ही आपको कुछ नई आइडियोलॉजीज देखने को मिली। वही आइडियोलॉजीज में आगे जाकर फॉलोअर्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो वो हमारे बन जाएंगे बुद्धिज्म, और आगे जाकर और फॉलोअर्स भी होंगे तो एक सेक्ट बन जाएगा जैनिज्म। वो आगे जाकर एक जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ रिलीजन। तो ऐसा हुआ क्या, नई आइडियोलॉजीज ही अगर आनी थी इस टाइम पीरियड में, कुछ फैक्टर्स थे, तो वो कुछ फैक्टर्स की वजह से नई आइडियोलॉजी इस एरिया में क्यों नहीं आ पाई, जहां पर हमारे महाजनपद थे, फॉर एग्जांपल कुरु, जहां पर हमारे पास यहाँ पर था पांचाल, मत्स्य, तो इस एरिया में आइडियोलॉजीज क्यों नहीं आ पाई। ओरिजिन जो है बुद्धिज्म जैनिज्म का वो हमेशा आपको ईस्ट में क्यों मिलेगा, जितने भी आइडियोलॉजीज थी इनकी आइडियोलॉजीज क्यों ईस्ट में थी, क्यों इनका ओरिजिन नॉर्थ में नहीं हो पाया, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन आइडियोलॉजीज का कारण था क्या। ये जो मैंने अभी आपके क्वेश्चन बताया इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा जी। तो सबसे पहले देखते हैं रीजंस फॉर द राइज ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो अभी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लिखा होगा, लेकिन इसकी वजह से कुछ और भी आइडियोलॉजीज होंगी, श्रमणिक आइडियोलॉजीज। तो ऑलमोस्ट हमारी 62 या काफी ज़्यादा चीजें हम कह सकते हैं कि काफी बुक्स में 300 से ज्यादा भी आइडियोलॉजीज लिखी हुई थी। क्लियर जी। तो देखिए रीजंस, तो सबसे पहला रीजन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला रीजन हम देखेंगे सोसाइटी में कुछ हो रहा था। अब ये चेंजेस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की वजह से आएंगी। अब ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, तो देखिए हम लेटर वैदिक में बात कर रहे हैं। अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में कुछ चेंजेस आए थे सोसाइटी में, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो एक बार आप अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक वाले जो हमारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं तो उनमें जाइए, हिस्ट्री के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लेटर वैदिक वाली लास्ट वाली वीडियो होगी उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस भी किए हैं। तो अब हमारा वापिस से वही टाइम पीरियड आ चुका है, हम अर्ली से लेटर में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये देखिए जो महाजनपद बनेंगे ये लेटर वैदिक में बन रहे थे। तो अर्ली वैदिक से जब लेटर वैदिक में जा रहे हैं तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जो किंग है, किंग की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब किंग को पावर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, प्लस किंग के साथ और किसकी पावर इंक्रीज हो रही है, तो किंग के पास देखिए हमारे पास जो वर्ण सिस्टम था, तो वर्ण सिस्टम क्योंकि वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज से वर्ण सिस्टम चल रहा था, लेकिन
जो अर्ली वैदिक एज में वर्ण सिस्टम था वो काफी ज्यादा ओपन था, उसमें सोशल मोबिलिटी थी। आप किसी भी वर्ण में, क्योंकि अर्ली वैदिक में हम देखते हैं कि हमें जो था वर्ण सिस्टम वो 3 टायर देखने को मिलता था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य। अब शूद्र वाला कंसेप्ट नहीं था अभी अर्ली वैदिक में। सोसाइटी भी ओपन अप थी, एक ही घर में काफी लोग जो है, आप कह सकते हैं कि एक इंसान ब्राह्मण भी हो सकता था, उसका भाई क्षत्रिय भी हो सकता था और उसका छोटा भाई जो था वैश्य भी हो सकता था। लेकिन जब हम अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में जाएंगे, जब ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब आर्यंस, याद रखिएगा, सप्त सिंधु वाले रीजन से माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द गंगेटिक प्लेन्स, तब हम देखते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम है अब ये हो जाएगा कैसा लेटर वैदिक एज में। तो लेटर वैदिक एज में हमारा वर्ण सिस्टम होगा काफी ज्यादा क्लोज, रिजिड हो जाएगा। ये जो सोशल मोबिलिटी है, आप वैश्य से क्षत्रिय नहीं बन पाओगे, क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बन सकते। अब ये सब कुछ हुआ क्यों, क्वेश्चन तो ये भी आएगा। क्या देखने को मिला यहाँ पर, तो पावर की अगर बात की जाएगी, पावर जो थी लेटर वैदिक एज में मेनली वर्ण सिस्टम की जब बात करेंगे तो हमारे टॉप मोस्ट वर्ण है ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, तो इनके पास थी ज्यादा पावर। क्योंकि लेटर वैदिक एज में जो किंग है, किंग की पावर जो थी, किंग क्योंकि हेरिडिटरी पोस्ट हो चुकी थी, राजा का बेटा ही राजा होगा, तो किंग अपनी पावर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अश्वमेध सैक्रिफाइस, ऐसे यज्ञ करके राजा जो है अपनी, किंग जो है अपनी पावर इंक्रीज करेगा। अब लेजिटिमाइज करने के लिए उसे हेल्प चाहिए, तो हेल्प कहां से मिलेगी, तो हेल्प मिलेगी ब्राह्मण से। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी की सारी पावर जो है वो किनके हाथ में कंसंट्रेट हो जाएगी, तो हम देखेंगे यहाँ पर लेटर वैदिक एज में फिर एक टाइम पीरियड आएगा कि सारी की सारी पावर जो है वो ब्राह्मणिकल हैंड्स में ही होगी, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो पावर एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही है, देन पावर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के पास ही हो, और फिर क्षत्रिय जो है वापिस अपनी पावर गेन करने के लिए रिएक्ट भी तो करेंगे। तो बुद्धिज्म जैनिज्म कहीं रिएक्शन तो नहीं थी क्षत्रिय की, क्योंकि जो बुद्धिज्म गौतम बुद्ध है वो भी एक राजा थे, जैनिज्म के महावीर भी एक क्षत्रिय राजा ही तो थे। सोचना पड़ेगा। क्लियर, याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आंसर राइटिंग में बहुत आपके हेल्पफुल होंगे जी। तो देखते हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। सो द ब्राह्मण्स टुक द एडवांटेज ऑफ नोइंग द संस्कृत, क्योंकि संस्कृत किन्हें आती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को ही आती थी, तो इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। तो ब्राह्मण्स ने रिलीजन को इंटरप्रेट किया अपने फायदे के लिए। तो कोई बुक लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी। तो पहले हमारे पास बुक्स कौन सी थी, तो वेद थे। अब 4 वेदों के जब इंटरप्रिटेशंस लिखी जाएंगी तो सबसे पहले बुक लिखी जाएगी कौन सी, हमारे ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास भी कौन लिखेंगे, ब्राह्मण्स ही लिखेंगे, और उसे अपने हिसाब से, जो ब्राह्मणास में जो मेन आइडियोलॉजी थी उसे अपने हिसाब से मोल्ड किया जाएगा बाय द ब्राह्मण्स। तो वहां पर हम देखते हैं कि ऑल्दो कि एक अच्छी आइडियोलॉजी थी ब्राह्मणास में ऑफ द कर्म मार्ग, लेकिन उस सारे के सारे कर्म मार्ग को टोटली डाइवर्ट कर लिया जाएगा टुवर्ड्स देमसेल्फ, कि ये जितने भी अच्छे कर्म हैं वो किनकी तरफ होने चाहिए, ब्राह्मण्स की तरफ ही होने चाहिए। क्लियर। तो हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म से आने से पहले ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होगी, तो जिसके अगेंस्ट जो है एक रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट सिस्टम। तो लेटर वैदिक एज में ही कास्ट सिस्टम आएगा। सो कास्ट सिस्टम की वजह से लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि सोसाइटी में होंगी काफी ज्यादा टेंशंस। क्यों होंगी टेंशंस? क्योंकि जो अपर कास्ट हैं वो तो कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस उनके पास पावर्स होंगी, लेकिन जो निचले लेवल पर होंगे वर्ण सिस्टम में वैश्य के बाद शूद्र, वहां पर भी कास्ट सिस्टम में जो निचली कास्ट होंगी उन्हें काफी ज्यादा क्या किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो यही लोग जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, यही लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेंगे। तभी हम देखेंगे कि जितने भी लोअर आप कह सकते हैं कि वर्ण के लोग होंगे वो ये नई नई आइडियोलॉजीज को इजीली क्या कर पाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें जो चीजें, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी अभी जो ब्राह्मणिकल रिलीजन होगा उसमें आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि अभी आप किसमें हो, वर्ण सिस्टम के बाद कास्ट सिस्टम। तो इसके अगेंस्ट अगर कोई नई आइडियोलॉजी आपको इक्वालिटी दे रही है तो ये लोग जो होंगे इजीली क्या कर पाएंगे, उसे एक्सेप्ट भी करेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ ऑफ द वैश्यास। तब वैश्यास वाला तो कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज भी आप देखिए ज्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो आपको एक रिलीजन से रिलेटेड ही मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जैनिज्म में ज्यादातर जो होंगे बिजनेसमैन ही देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों जी? तो देखिए सोशल स्टेटस ऑफ द वैश्यास। अब वैश्यास की जब बात कर रहे हैं, देखिए वैश्यास में हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ट्रेड्समैन मिल जाएंगे, फार्मर्स मिल जाएंगे, मर्चेंट्स मिल जाएंगे और हमें मिलेंगे आर्टिशियंस। अब ये जो मर्चेंट्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये रिएक्ट क्यों करेंगे? अब मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का प्रॉफिट देखिए कहाँ पर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब ट्रेड ज्यादा इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि जब हमारा मगध स्टार्ट हो रहा है, मगध में स्टार्टिंग में भी आपका जो बिंबिसार अजात शत्रु वाला टाइम पीरियड चल रहा है वो चल रहा है। बिल्कुल मगध जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। तो अब ट्रेडर्स का प्रॉफिट किस में होगा? तो ट्रेडर्स का प्रॉफिट है अगर ज्यादा ट्रेड हो। अब ज्यादा ट्रेड होता कब है? तो हिस्ट्री के पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हमने फॉर एग्जांपल लेके चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा क्या था? सबसे पहले हमें चाहिए एग्रीकल्चर। जब लोग करेंगे एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से ही आपको मिलेगा सरप्लस। जब ये सरप्लस होगा तो सरप्लस की वजह से ही तो हम देख सकते हैं कि ट्रेड पॉसिबल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास आयरन भी नहीं था, लेकिन उन्होंने तब भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हेल्प से एग्रीकल्चर किया। एग्रीकल्चर करने से उनके पास सरप्लस भी था और उनका बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड भी था। लेकिन जब इस टाइम पीरियड में हम पहुंच चुके हैं, लेटर वैदिक एज में आयरन की इन्वेंशन हो चुकी है, लेटर वैदिक एज में अभी भी जो हमारे एग्रीकल्चर है वो ज्यादा बूम नहीं कर पाया, इतना सरप्लस नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि सरप्लस नहीं आ रहा, ट्रेड नहीं हो पा रहा बड़े लेवल पर। जब बड़े लेवल पर ट्रेड नहीं होगा, मर्चेंट्स जो है, ट्रेडर्स जो है, आर्टिशियंस जो है, उनके प्रॉफिट कम है, तो वो लोग सभी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रॉफिट हों। तो कैसे होंगे प्रॉफिट? तो अगर आपका बैक एंड पर जाकर देखेंगे तो एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं हो पा रहा था। तो एग्रीकल्चर सरप्लस क्यों नहीं हो पा रहा था? तो पता चला कि बड़े लेवल के ऊपर सेक्रीफाइसेस किए जा रहे थे। लेटर वैदिक एज में जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर जो किंग है, क्योंकि अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, तो किंग बहुत बड़े लेवल के ऊपर बुल के सैक्रिफाइस कर रहे थे। याद रखिएगा बुल बोला गया है, काऊ नहीं। काऊ को क्योंकि आर्यंस में जो है एक होली क्रिएचर माना जाता है। क्लियर? वो काउधन गोधन वाला कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। काऊ जो है, ऑल्दो कि हमने पेस्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन काऊ को अभी भी पूजनीय माना जाएगा। क्लियर? लेकिन किंग जो है वो बड़े लेवल के ऊपर बुल के सैक्रिफाइस कर रहा है। अब किंग तो बुल के सैक्रिफाइस कर अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए, लेकिन इससे हो क्या रहा है? तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हैम्पर हो रहा है, क्योंकि बुल यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। अगर बुल ही शॉर्टेज है तो बुल की शॉर्टेज की वजह से लोगों को खुद ही कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, खुद ही हार्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ज्यादा सरप्लस नहीं हो पा रहा। तो नया अगर कोई रिलीजन आएगा जिसमें ये जो सैक्रिफाइसेस हैं इन्हें डिनाउंस किया जाएगा, एनिमल सैक्रिफाइस को डिनाउंस किया जाएगा, तो ये सभी लोग जो कनेक्टेड हैं इस पूरे के पूरे लूप में उसे इजीली क्या करेंगे? उसे कनेक्टेड होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। तो इसी की वजह से हम देखेंगे ये जब रिएक्शन होगी तो क्यों मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिशियंस जल्दी से जल्दी बुद्धिज्म जैनिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका कारण यही बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, जो वैश्यास हैं, क्योंकि ये ट्रेडर्स हैं तो ये टैक्स भी पे करेंगे। अब सिरो पर सिरो जब वर्ण सिस्टम की बात करेंगे तो टैक्स पे सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन कर रहे होंगे? तो यही लोग कर रहे होंगे। जब टैक्स पे भी यही कर रहे हैं और इनके प्रॉफिट्स भी नहीं हो रहे, तो जब ये किसी एक रिलीजन को पैटर्नाइज करेंगे, जब ट्रेडिंग गिल्ड्स एक स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड होंगी, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे किंग को भी उस रिलीजन को पैटर्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ उपनिषद। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये मिस हो जाता है। रोल ऑफ उपनिषद कि बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर कोई भी श्रामणिक रिलीजन या कोई भी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के ओरिजिन में उपनिषद का रोल क्या था। उपनिषद को बोला जाता है कि इन्होंने उपनिषद की लिखने के बाद
जो है, जो पहले से एक एग्जिस्टिंग सोसाइटी में आइडियोलॉजी चल रही थी, उसके अगेंस्ट एक नई आइडियोलॉजी लेकर आएंगे उपनिषद। उपनिषद में बात किनकी की गई है? तो उपनिषद में बात की गई है अबाउट दी ज्ञान मार्ग। जो पहले कर्म मार्ग था, अब उपनिषद में ज्ञान मार्ग की बात की जाएगी। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे उपनिषद, ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग में। क्लियर? तो पहले हम काफी ज्यादा उपनिषद को डिस्कस भी कर चुके हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो उपनिषद प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट टू द सिस्टम ऑफ द सैक्रिफाइसेस। उपनिषद में बातें कैसी मिलेंगी आपको? उपनिषद में फिलोसफिकल बातें मिलेंगी। क्लियर? तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से उपनिषद, मुंडका उपनिषद, वो सब कर चुके हैं। तो आप पिछली क्लासेस एक बार जरूर जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द क्षत्रियस। अब जो पहले हमने बात की थी उसी से रिलेटेड ये भी है जी। तो क्षत्रियस वर अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास। सो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट एक रिएक्शन आपको क्षत्रिय से भी, वर्ण सिस्टम में क्षत्रिय से भी देखने को मिलेगी। क्लियर? क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस थी, उन्होंने सोसाइटी ज़्यादा कंट्रोल कर ली थी, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सब कुछ होगा। क्लियर? तो अब ये जितनी भी उपनिषद की वजह से, आप पहले शुरू करते हैं, जो उपनिषद से कंटिन्यू करने का शुरू करते हैं। तो उपनिषद ने एक नया कंसेप्ट लेकर आया कि जो पहले कर्म मार्ग वाला कंसेप्ट था वो छोड़ दीजिए, एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं ज्ञान मार्ग का। ज्ञान मार्ग का मतलब, पहले ये कंसेप्ट चल रहा था कर्म मार्ग में कि अच्छे कर्म कीजिए तभी आपको फल मिलेंगे, लेकिन अब ज्ञान, कि जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, तो वही क्या कर सकता है, वो अपने आप को सोसाइटी में ऊपर ले जा सकता है। तो सोसाइटी में नॉलेज के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो जो पहले वाला कंसेप्ट कर्म मार्ग वाला चल रहा था, या फिर वो पहले से सोसाइटी में कंसेप्ट चल रहा था कि अगर भगवान को प्राप्ति करनी है तो अच्छे कर्म कीजिए, तो वो बैक एंड पर जब गया तब लोगों को समझ आया कि ज्ञान की प्राप्ति से ही भगवान प्राप्त होंगे। तब जब लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या शुरू कर दिए, तो फिर अलग अलग लोगों ने निकल लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब किसी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 साल लग जाएंगे, किसी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए 10 साल लग जाएंगे। कोई कठोर तपस्या करेगा तो कोई बोलेंगे कि नहीं, कठोर तपस्या की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान है तो ज्ञान की कोई लिमिट तो नहीं होंगी। क्लियर? तो इसी से ही रिलेटेड हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या मिलेंगे, कुछ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट मिलेंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट देखते हैं द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर और रीजंस। लैंग्वेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर लिखी किसमें गई? तो वैदिक लिटरेचर तो संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत आती ही नहीं थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी। तो इंटरप्रिटेशंस भी कौन करेंगे? ब्राह्मण्स ही करेंगे। तो जिसकी वजह से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी भी आप देख रहे थे। अब आम इंसान को संस्कृत नहीं आती थी। अब इसी चीज को मैं फिर से लेकर चलूंगा, जो स्टार्टिंग में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म है, ये जितने भी श्रमणिक सेक्ट थे, वो आपको ईस्टर्न साइड क्यों मिले, वो आपको नॉर्थ में क्यों नहीं मिला? तो देखिए जरा, नॉर्थ वाला जो रीजन, जहां पर सप्त सिंधु वाला रीजन, जहां पर स्टार्टिंग में आर्यंस ने रिसाइड किया था, उसे हम बोल देते हैं आर्यव्रत बोल देते हैं। अब आर्यव्रत, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आर्यंस यहाँ पर आ रहे हैं, अर्ली वैदिक आर्यंस। क्लियर? तो ये वाला जो एरिया हमारा लेटर वैदिक आर्यंस हो चुका है। अब आर्यव्रत में जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है वो टोटली ऑर्थोडॉक्स है, जो रियल फॉर्म में ब्राह्मणिकल रिलीजन है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जब हम आर्यव्रत से ईस्ट की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो जितना दूर जाना शुरू करेंगे, जब ये हमारा लेटर वैदिक एज वाला कंसेप्ट चल रहा है, जब हम जितना ईस्ट की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो आप अपना जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, ब्राह्मणिकल रिलीजन से दूर चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने शुरू होंगे। एज इट इज नॉर्थ इंडिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पर बंगाल की तरफ, तो बंगाल के लोग जो होंगे, बंगाल के जो छोटे छोटे किंगडम्स होंगे, उनमें ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी नहीं होगी, बट वहां पर थोड़ा सा सोसाइटी में ओपन अप होगा। जब सोसाइटी ओपन अप होगी, प्लस उपनिषद भी आ चुके हैं, वो ज्ञान मार्ग वाला कंसेप्ट, तभी हम देखते हैं, क्योंकि ये सभी जो चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये शाक्य और ये सब जो है, ये आर्यव्रत से काफी दूर है। आर्यव्रत से दूर होने के कारण यहाँ पर ये जो नई आइडियोलॉजीज हैं ये जन्म लेंगी। क्लियर? चलिए वापिस आते हैं। सो लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं
जैनिज्म से शुरू करने से पहले देखते हैं, क्योंकि उपनिषद वाला वो टाइम पीरियड चल रहा है हमारा, ये मगध जो है वो राइज करेंगे। मगध राइज कर रहा होगा तो इस टाइम पीरियड में हरेंका डायनेस्टी चल रही होगी। हरेंकास में भी सबसे पहले हमारे किंग होंगे बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आएंगे अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उनके बेटे आएंगे उदयन। तो यही टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि एक रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगी, और उस रिएक्शन में सबसे पहले हम किन के बारे में बात करेंगे, जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। अब जैनिज्म है क्या जैनिज्म महावीर से ही शुरू होगा? वर्धमान महावीर से पहले का है जैनिज्म या बुद्धिज्म से पहले का है? तो बुद्धिज्म से तो काफी पहले का हमारे पास आइडियोलॉजी है जैनिज्म की। क्लियर? अगर बात की जाएगी जैनिज्म के ओरिजिन की, तो जैनिज्म के ओरिजिन के ऊपर हमारी जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि बुद्धिज्म से काफी पहले का ही आइडियोलॉजी हमारे पास जैनिज्म की चल रही है। बस पॉपुलर करेंगे कौन? तो वर्धमान महावीर के टाइम पीरियड में ये काफी ज्यादा पॉपुलर होगी। अगर बात की जाए जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस, टोटल जैन ट्रेडिशंस में 24 तीर्थंकर्स हैं। याद रखिएगा, जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली टोटल 24 तीर्थंकर्स हैं जिन्होंने ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजी है जैनिज्म की, इसे डेवलप किया। क्लियर? सबसे लास्ट होंगे हमारे तीर्थंकर, वो होंगे वर्धमान महावीर। अब चलते हैं उनसे पहले, 24 से पहले एक बार 23 के बारे में थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। देखिए जो हमारे 23 तीर्थंकर हैं तो उनका नाम है प्रसवनाथ। क्लियर? अब ये जो प्रसवनाथ हैं तो ये 23 तीर्थंकर हैं। अब ये देखिए जरा ध्यान से, ही वॉज द सन ऑफ द इक्ष्वाकु किंग, तो ये भी क्षत्रिय के ही बेटे हैं। तो जो हम पहले के बात कर रहे थे डिसअफेक्शन ऑफ द क्षत्रियास, तो वो इजीली आपको पॉइंट क्या किया जा सकता है, वहां पर एड ऑन किया जा सकता है, एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर जी? तो यहाँ पर देखिए, ही अटेन्ड द कैवल्य, तो कैवल्य का मतलब क्या है? तो कैवल्य का मतलब है निर्वाणा। आगे जाकर निर्वाणा की बात भी करेंगे, एनलाइटमेंट की बात करेंगे। जैनिज्म में निर्वाणा नहीं बोलते, जैनिज्म में हम बोलते हैं कैवल्य। क्लियर जी? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनकी जो अगर बात की जाएगी तो वर्धमान महावीर से काफी साल पहले, अब ऑलमोस्ट 250 ईयर्स पहले थे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे 24 तीर्थंकर जिनका नाम है वर्धमान महावीर। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी कम पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब वर्धमान महावीर की बात करेंगे तो 24 तीर्थंकर हैं। कौन से एरिया में, कौन सी ट्री के नीचे, कौन सी सिटी, याद रखिएगा जहां पर इन्हें निर्वाणा प्राप्त हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। क्लियर? लेकिन बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, जैनिज्म के पास हम काफी थोड़े से हमारे, आप कह सकते हैं कि आंसर राइटिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एट द एज ऑफ द 42 ही रीच्ड द निर्वाणा अंडर द साल ट्री नियर द टाउन नोन एज जिम्भिकरग्रमा। क्लियर? तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं को ही, वर्धमान महावीर को ही बोला जाता है निर्ग्रंथ। क्लियर? अब निर्ग्रंथ का मतलब जो सभी ग्रंथों से ऊपर उठ चुके हैं। अब इनकी पहले आइडियोलॉजी समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा था जी। नेक्स्ट देखते हैं, ही व्हाइल इन द सर्च ऑफ द ट्रुथ केम इनटू द कांटेक्ट विद द गौशाला। अब ये गौशाला है कौन? तो ये है मखाली गौशाला। अब ये वही मखाली गौशाला है जो आगे जाकर फाउंडर बनेंगे आजीविका सेक्ट में। अब हम तो बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ एक और सेक्ट भी है आजीविका। इनकी आइडियोलॉजी समझेंगे तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा था। देखिए थोड़ा सा इसे अभी समझ लेते हैं, थोड़ा सा अगले थोड़ा सा पार्ट में भी समझेंगे। जब ब्राह्मणिकल रिलीजन, या आप कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी है, जिसमें लेटर वैदिक एज में वर्ण सिस्टम आ चुका है, 4 टाइप कास्ट सिस्टम आ चुका है, सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स हो चुकी है, सोशल मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई भी अपने ऑक्यूपेशन जो है वो टोटली हेरिडिटरी हो चुकी हैं। क्लियर? तो अब सोसाइटी ने रिएक्ट करना था, तो रिएक्ट किया, उसमें हेल्प की किन्होंने? उपनिषद ने हेल्प की। तो उपनिषद ने जब हेल्प की तो उन्होंने उपनिषद से हमें पता चला कि ज्ञान मार्ग से जो है भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, तो सभी लोग जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकलिए। अब किसी को पत्थर में भी भगवान दिखेगा, किसी को आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, किसी को भगवान जो है इंसानों में भी दिखेगा, किसी को भगवान सिर्फ मंदिर में दिखेगा, किसी को भगवान हर जगह दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर अब जब भगवान का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ क्या, ज्ञान का लेवल क्या है, लेवल ही नहीं पता।
अब तपस्या कर रहे हैं तो किसी को तपस्या 10 दिन के बाद भगवान के बारे में पता चल रहा है कि हाँ वो जो मेरे को फीलिंग आई थी वो भगवान है। कोई एक्सट्रीम तपस्या करे जा रहे हैं, 10 साल लगातार किए जा रहे हैं, तो उन्हें उसके बाद प्राप्ति हो रही है और ये कह रहे हैं कि ये वाली जो स्टेज है ये भगवान है। क्लियर? तो यहाँ पर जब सोसाइटी में सभी लोग अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करेंगे अबाउट दी गॉड, और गॉड छोड़िए एक और कंसेप्ट की आफ्टर लाइफ है क्या, अब कंसेप्ट होगा ना माइंड में यहाँ पर भी कि सब लोग खुश हैं तो खुश क्यों है, दुखी हैं तो दुखी क्यों है। अब इसी चीज का आंसर कौन करेंगे? हमारे गौतम बुद्ध भी करेंगे कि अगर दुखी है सारे के सारे इंसान तो वो कारण है क्या। उसी तरह से जैनिज्म वाले में हमारे वर्धमान महावीर भी इसका आंसर करेंगे कि अगर सब दुखी हैं तो दुखों का कारण है क्या, और इन दुखों से हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं। और सिमिलरली मिखाली गौशाला भी हमें बताएंगे। चलो समझते हैं यहीं पर ही। अब जैनिज्म में बताया जाएगा कि जैसे कि वर्धमान महावीर ही हमें बताएंगे कि सभी चीज़ों से अपने आप को अलग कर दीजिए, एक्सट्रीम फॉर्म में जब जाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं? निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म की बात की जाएगी कि कठोर तपस्या कीजिए। ऑन दी अदर हैंड गौतम बुद्ध वो बोलेंगे कि देखिए एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मध्य मार्ग में चलने की जरूरत है। गौतम बुद्ध ये भी बोलेंगे कि देखिए अगर कोई भी इंसान जो है वो ऑल ह्यूमंस आर सफरिंग्स, क्यों सफर कर रहे हैं सभी के सभी? डिजायर्स की वजह से। जब सभी लोग डिजायर्स हैं तो डिजायर्स इंक्रीज हो रही हैं, तो जब वो ओवरकम जब फुलफिल नहीं हो पाती तो हम निराश हो जाते हैं। तो फिर गौतम बुद्ध बोलेंगे कि देखिए ज्यादा डिजायर्स पर कंट्रोल कीजिए, एक्सट्रीम मत जाइए लेकिन मध्य मार्ग तो रखिए। ऑन दी अदर हैंड अगर देखते हैं यहाँ पर मिखाली गौशाला जो आजीविका सेक्ट्स हैं, तो बोलेंगे अच्छे कर्म बुरे कर्म कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। ये आज भी आइडियोलॉजीज चलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आइडियोलॉजीज भी करवाऊंगा जो आज भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी एक्चुअल सोसाइटी में अभी भी ये जीवित हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम घर से चलते हैं कि कोई भी एग्जाम देने के लिए, और रास्ते में आपको ट्रैफिक जैम मिल जाएगा, या चलो एग्जाम देने नहीं मूवी देखने चलते हैं, फिर कोई ना कोई आपकी गाड़ी में से परिवार वाली कोई भी आप कह सकते हैं रिलेटिव होंगे, वो बोलेंगे कि देखिए अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, अगर भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा कि हमने वहां पर जाकर मूवी देखनी है तो हम देख लेंगे, अगर नहीं देखनी तो नहीं। तो ये वाली आइडियोलॉजीज भी चलेंगी। अब ये आइडियोलॉजी है क्या कि अगर भगवान ने लिख दिया तो होगा ही होगा, तो ये तो हमारे मिखाली गौशाला भी तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ अच्छा कर्म बुरा कर्म कोई भी नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड गौतम बुद्ध बोलेंगे अच्छे कर्म कीजिए। चलिए अब देखते हैं वापस, तो यहाँ पर आते हैं वर्धमान महावीर की तरफ। तो देखिए ही डाइड नियर दी पावापुरी। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं मैपिंग के लिए याद कर लीजिए। पावापुरी देखेंगे कहाँ पर है पावापुरी, जहाँ पर इन्हें निर्वाणा प्राप्त हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दी जैन स्क्रिप्चर्स, जो प्रसवनाथ हैं उन्होंने टोटल जो 23 हमारे तीर्थंकर थे तो उनके पास 4 प्रिंसिपल्स थे। अब ये 4 प्रिंसिपल्स उनसे पहले जो तीर्थंकर से उन्होंने डेवलप किए। टोटल पहले जो हमारे 23 तीर्थंकर हैं उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। यह जैनिज्म की जो आइडियोलॉजी चल रही थी उसमें 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द डोनर। नॉन वायलेंस का मतलब सैक्रिफाइस मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई क्यों नहीं करनी? अगर लड़ाई होगी तो ट्रेड नहीं होंगे। एक इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आपको वॉर नहीं चाहिए। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रुथफुलनेस। तो ये सारी के सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं प्रसवनाथ से पहले, और उन्होंने मिलकर ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं डेवलप किए। जब वर्धमान महावीर जो हैं, जो 24 तीर्थंकर जिन्हें बोला जाता है जी, तो जिन्हें 24 तीर्थंकर माना जाता है जैनिज्म में, तो उन्होंने इसमें 5th जो है प्रिंसिपल ऐड ऑन किया जिसे बोला जाता है ब्रह्मचार्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर डिड नॉट बिलीव इन द क्रिएटर और अ गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे पॉइंट। क्लियर। तो वर्धमान महावीर जो है वो गॉड वाले कंसेप्ट में, क्रिएटर वाले कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज नथिंग बट द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑल द पावर्स दैट आर हिडन इनसाइड अ ह्यूमन सोल। और एक ह्यूमन सोल जो है वही क्या बन सकता है? वो एक सुपर सोल भी बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। आइडियोलॉजी है किनकी? वर्धमान महावीर की। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्धमान महावीर एडवोकेटेड दैट द लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पेनेंस
टू अटेन द निर्वाणा। तो कैसी बातें की जा रही हैं, तो वर्धमान महावीर कह रहे हैं कि एक्सट्रीम जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ त्याग दीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। सो अगर जैनिज्म की बात की जाएगी तो जैनिज्म में देखिए, जैनिज्म में अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जैनिज्म में कंसेप्ट चलता है दैट यूनिवर्स इज इटर्नल, कि ये तो कॉन्टिन्यूस साइकिल है, चलता ही रहेगा। क्लियर। और इस सर्कल से आपको अगले अपने आप को निकालना है तो आपको एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोथ बिंबिसार एंड अजात शत्रु। अब ये आ गए आपके हरिंका डायनेस्टी, मगध वाले। अब बिंबिसार और अजात शत्रु क्योंकि आइडियोलॉजीज हैं, अब ये आइडियोलॉजीज चलती कैसे थी, तो वर्धमान महावीर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं, गौतम बुद्ध अपनी आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं, मखाली कुशाला अपनी आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं। सभी इनके अलावा और भी कुछ लोग होंगे, तो इनके अलावा और भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 62 से ज्यादा श्रमणिक आइडियोलॉजीज थी। अब ये आपस में क्या करेंगे, डिबेट्स करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में जितनी भी नई आइडियोलॉजीज थी, जो इन आइडियोलॉजीज को लेकर आ रहे थे लोग, तो वो आपस में डिबेट करते थे। और इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक वर्ड भी याद रखना है, कूटग्रहशाला। कूटग्रहशाला क्या था, एक सिंपल हट कह सकते हैं, जहां पर ये सारे के सारे डिबेट्स होते थे। और अगर एक गौतम बुद्ध है और उनके सामने एक और कोई आइडियोलॉजी वाले बैठे हैं और आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, और अगर गौतम बुद्ध ने उन्हें हरा दिया तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अब किनके फॉलोअर्स होंगे, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स हैं। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडियोलॉजीज हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में इन्हें रॉयल पैट्रनेज काफी ज्यादा जो है वो हेल्प करेगी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों को ही बताया जाता है जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली भी और बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो दोनों को ही बताया जाता है कि जैनिज्म वाले बोलेंगे कि ये हमारे ही पैटर्न फॉलोअर थे और बुद्धिज्म वाले बोलते हैं ये हमारे ही फॉलोअर थे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और हमारे पास इंपॉर्टेंट तो जैनिज्म से रिलेटेड कुछ किंग्स हैं, जैसे कि हमारे पास किंग आ जाएंगे, नंद किंग आ जाएंगे। अब अजातशत्रु के जो बेटे होंगे उदयन जो थे वो थे कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जैनिज्म से रिलेटेड थे, लेकिन अजातशत्रु तो टोटली बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे, क्योंकि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही बुद्धिस्ट काउंसिल भी होगी। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल है क्या, जैन काउंसिल कितनी है, सब आज कंप्लीट करेंगे जी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स जिन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। तो सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट किंग है जिनका नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, प्लस जो खारावेला किंग हैं ऑफ द ओडिशा, ये मिल जाएंगे आपको दो प्रोमिनेंट किंग जो बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो जैन प्रीचर्स हैं, जितने भी जैन मॉन्क्स होंगे वो क्या करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई। अब रिएक्शंस थी, अब रिएक्शंस के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जैन जो है, जैनिज्म जो है वो जितना भी लिटरेचर लिखा जाएगा या जितनी भी उनके आइडियोलॉजी होगी वो संस्कृत यूज नहीं करेंगे, वो लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, वो प्राकृत यूज करेंगे। इसलिए हम देखते हैं जितना भी जैन टेक्स्ट है वो अर्धमगधी में आपको देखने को मिलेगा। क्यों चाहिए अर्धमगधी में, इसीलिए चाहिए बिकॉज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। जब आम इंसान समझ जाएगा आपकी जो आप बोलना चाहते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। संस्कृत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर वर्ण में ब्राह्मण्स को ही पता थी। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं जैन काउंसिल्स। तो हमारे पास देखिए जैन काउंसिल्स टोटल 2 जैन काउंसिल्स होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। जैन काउंसिल फर्स्ट, जैन काउंसिल सेकंड, कौन से एरियाज में होंगी याद रखेंगे। सबसे पहली जैन काउंसिल हमारी पाटलिपुत्र में होगी, सेकंड होगी वल्लभी में, और किंग याद रखेंगे। तो किंग हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जैन काउंसिल में किंग हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। और यहाँ पर नेम जो यहाँ पर चेयरमैन होंगे तो उनका नाम है स्तुलबाहु। जो फर्स्ट जैन काउंसिल में चेयरपर्सन होंगे तो उनका नाम है स्तुलबाहु। सेकंड में जो चेयरपर्सन होंगे तो उनका नाम है देव अर्धिगनी। क्लियर। तो ये दोनों जो हैं नेम्स आपने याद रखने हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये काउंसिल्स में हुआ क्या। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जैन काउंसिल देखने को मिलेगी तो वो होगी हमारी पाटलिपुत्र में। क्लियर। तो सबसे पहली हमारी पाटलिपुत्र में हो रही है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जिसे चेयरपर्सन है स्तुलबाहु। अब देखिए तो ओरिजिनल जो टीचिंग्स हैं वर्धमान महावीर की वो कंपोज की जाएंगी बाय दीज डिसाइपल्स, जिन्हें बोला जाता था गंधर्वास। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे वर्ड।
जो वर्धमान महावीर के टोटल 12 डिसाइपल्स थे, उन 12 डिसाइपल्स को बोला क्या जाता था, तो उन्हें बोला जाता था गंधर्व। अब ये जो गंधर्व हैं तो इन्हें ही मेन एक्चुअल में पता होगा कि वर्धमान महावीर की जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है वो है क्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड, क्योंकि उन्होंने पैटर्नाइज किया हुआ था जैनिज्म को, तो उन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई और इन जो डिसाइपल्स हैं इन्हें बोला गया कि आप जो हैं टेक्स्ट लिखिए, लिख दीजिए, लिटरेरी फॉर्म में बता दीजिए, हमें रिटन फॉर्म में चाहिए कि वर्धमान महावीर की आइडियोलॉजीज हैं क्या। क्लियर, क्योंकि जब किंग पैटर्नाइज करता है तो किंग ऑटोमेटिकली यही चाहेगा कि ये जो आइडियोलॉजी है विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग भूल ना जाए, तो इसकी वजह से हमें इसे नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर जी, तो हम यहाँ पर देखते हैं, सो द गंधर्वास इन द फॉर्म ऑफ 14 पूर्वास। क्लियर, तो ये पूर्वास हैं क्या, तो पूर्वास हैं हमारी, पूर्वास हैं बुक्स, तो कितनी लिखी जाएंगी, टोटल 14 लिखी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दिस टीचिंग्स वर नोन ऑफ द भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु कौन है, अब ये भद्रबाहु वही है जो जाएंगे कहाँ पर, जो जाएंगे श्रवण बेलागोला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जरा यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग जो है थोड़ी सी स्टोरी है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो जी याद रखेंगे यहाँ पर हमारे पास देखने को ये मिलता है कि जो मगध वाला रीजन है यहाँ पर फेमाइन आ जाएगा। फेमाइन के कारण जो जैन मॉन्क हैं भद्रबाहु वो और उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो डेक्कन चले जाएंगे। भद्रबाहु और भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स हैं वो डेक्कन चले जाएंगे, डेक्कन में साउथ की तरफ चले जाएंगे, साउथ में भी कहाँ पर जाएंगे, श्रवण बेलागोला चले जाएंगे। क्लियर, अब काफ़ी टाइम पीरियड के बाद वो वापस आने वाले होंगे, जब वापस आएंगे तब वो देखेंगे कि जैन मॉन्क्स जो मगध वाले रीजन में है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो हमारे भद्रबाहु जो साउथ में श्रवण बेलागोला गए थे, जैन मॉन्क्स किसी भी तरह के जो हैं आप कह सकते हैं कि क्लोथ्स जो थे वो नहीं पहनते थे, लेकिन जब ये वापस मगध में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो जैन मॉन्क्स हैं वो वाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि दो सेक्ट अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्योंकि वो बोला जाएगा कि आप कह सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आ चुका है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैनिज्म में दो सेक्ट, एक आ जाएंगे हमारे श्वेतांबर और एक आ जाएंगे हमारे दिगंबर। जो दिगंबर सेक्ट होंगे उन्हें लीड करेंगे कौन, हमारे भद्रबाहु करेंगे, और जो दिगंबर सेक्ट होगा वो क्या करेंगे, वो किसी भी तरह के क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो श्वेतांबर होंगे वो वाइट क्लोथ्स पहनेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो ये जो हमारे स्थूल बाहु हैं, तो स्थूल बाहु किनके फॉलोअर्स हैं, तो ये भद्रबाहु के फॉलोअर हैं। क्लियर जी, देखिए, वाइल एट द श्रवण बेलागोला विद हिज डिसाइपल्स, कौन, भद्रबाहु की बात की जा रही है। द मॉन्क्स इन द मगध deviated from the path of the original teachings of the महावीर। ओरिजिनल टीचिंग्स जिसमें वाइट क्लोथ्स नहीं थे, तो कुछ चेंजेस आए, तो जो ओरिजिनल जो मगध के जो मॉन्क्स थे उन ओरिजिनल जो टीचिंग्स है उससे डेविएट हो गए। क्लियर, एंड दिस रिजल्टेड इन द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द मॉन्क्स हु वर जस्ट बैक फ्रॉम द साउथ। तो साउथ से कौन वापस आए, तो साउथ से वापस आए हमारे भद्रबाहु। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड जैन काउंसिल जो होगी वल्लभी में। अब ये जो वल्लभी में होगी हमारी जैन काउंसिल, तो अगेन इसका अभी कोर्स क्या होगा, क्यों बुलाई जा रही है सेकंड जैन काउंसिल, अगेन क्योंकि वो जो मेन ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जब दो सेक्ट बन चुके हैं दिगंबर श्वेतांबर, रियल टीचिंग्स कौन सी हैं, 12th अंग जो है वो भी जो है इस टाइम पीरियड तक फर्स्ट जैन काउंसिल से सेकंड जैन काउंसिल तक आते आते जो 12th अंग है वो भी अब जो है वो लॉस्ट हो चुका है, तो जिसकी वजह से सेकंड जैन काउंसिल बुलानी पड़ेगी, जिसमें जितना भी टोटल जैन आप कह सकते हैं कि लिटरेचर होगा वो लिखा जाएगा। क्लियर, तो जैन काउंसिल में, सेकंड जैन काउंसिल में 12 अंग लिखे जाएंगे और 12 उपंग लिखे जाएंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, अर्धमगधी में लिखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैनिज्म के बाद हमारे पास इसी टाइम पीरियड में एक और आइडियोलॉजी आएगी, तो ये आइडियोलॉजी हमारे पास बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जो शाक्य क्लैन के किंग थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियन डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगी, क्षत्रियन रिएक्शन देखने को मिलेगी अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। क्लियर जी, आफ्टर द 45 years of the for 45 years बुद्धा kept propagating his doctrine। क्लियर, तो जो ये पहले हम पॉइंट्स कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा क्विकली चलेंगे। तो जो गौतम बुद्ध का पहला सरमन होगा, तो अपने शिष्यों को पहला सरमन जो देंगे वो कहाँ पर देंगे, सारनाथ में देंगे, और इस टाइम पीरियड को ये इस
सारे के सारे फिनोमिना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर। अब ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है, अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी की, तो देखिए तो गौतम बुद्ध जो है तो वो हमारे लिए हमें देंगे 4 नोबल ट्रुथ्स। अब 4 नोबल ट्रुथ्स हैं क्या, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए गौतम बुद्ध कहना चाहते हैं दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड सॉरोस, कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, कि सभी इंसान दुखी हैं। अब क्वेश्चन है कि सेकंड नोबल ट्रुथ में चलते हैं कि क्यों दुखी हैं। ऑल द सफरिंग्स हैव अ कॉज, दीज आर डिजायर्स। तो सब लोग दुखी हैं, तो सब लोग दुखी क्यों हैं, तो सब लोग इसीलिए दुखी हैं बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स। क्लियर, सब लोग दुखी हैं डिजायर्स की वजह से। अब सब लोगों को दुख कैसे कम होंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो नोबल ट्रूथ है, देयर शुड बी फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग्स दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द एलिमिनेशन ऑफ द डिजायर्स। कम डिजायर्स रखिए, कम डिजायर्स होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी सफरिंग्स भी कम होंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नोबल ट्रूथ, द एलिमिनेशन ऑफ द डिजायर्स इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ्स। तो गौतम बुद्ध बताना चाहते हैं कि ये जो डिजायर्स हैं ये कम कैसे होंगी, तो ये मैं आपको देता हूँ अष्टमार्ग। तो ये 8 जो है हमारे पास गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए। ये जो 8 मार्ग बताए गए हैं कि राइट फेथ रखिए, राइट एक्शन कीजिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट थॉट होने चाहिए, राइट लिविंग होनी चाहिए। तो इन्हीं से ही तो आप क्या कर सकते हैं, तो इन्हीं से ही आपकी डिजायर्स जो है वो कंट्रोल होंगी। जब डिजायर्स कंट्रोल होंगी तो आपकी पेन कम होगी, पेन कम होगी तो सफरिंग्स कम हो गई आपकी। पूरा का पूरा आपको कह सकते हैं एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। जब एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है तो गौतम बुद्ध जो है वो क्या बताना चाहते हैं, हमें मिडिल पाथ की बात करना चाहते हैं, मध्य मार्ग की बात बताना चाहते हैं। कंप्लीटली डिजायर्स के साथ ही मत चलिए, उन्हीं के साथ अटैच मत हो जाइए, कंप्लीटली अपने आप को डिजायर से डिटैच मत कर लीजिए, आपको मध्य मार्ग चाहिए। बात खत्म। जैनिज्म वाले एक्सट्रीम जा रहे थे, ये एक्सट्रीम नहीं जाएंगे। अब सपोज कीजिए यही आइडियोलॉजीज जो हैं जब सोसाइटी में प्रीच की जाएंगी, अब सोसाइटी में जब यही आइडियोलॉजीज, वही लोग जो एक्सप्लॉइटेड थे, पहले प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर चल रहा था, रिलीजन चल रहे थे, उनमें एक्सप्लॉइटेड थे, सबसे पहले तो नई आइडियोलॉजीज में वो इक्वली आएंगे, क्योंकि इक्वालिटी मिल रही है, वो तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। क्लियर। तो प्लस यहाँ पर जल्दी जल्दी जब लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य मार्ग की बात यहाँ पर बुद्धिज्म में की जा रही है, जैनिज्म में एक्सट्रीम जाने की बात की जाएगी। तभी हम देखते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में, ऑल्दो जैनिज्म पहले से चल रहा था लेकिन बुद्धिज्म थोड़ा जल्दी राइज भी करेगा, क्योंकि मध्य मार्ग की बात की जा रही है, एक्सट्रीम जाने की बात नहीं की गई जी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गौतम बुद्ध देयर वर 2 एक्सट्रीम्स नीदर ऑफ विच इज एप्रोप्रिएट फॉर अ मैन टू फॉलो। क्लियर। तो एक्सट्रीम जाने की बात तो कभी भी गौतम बुद्ध बोलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द क्वेश्चन ऑफ पर्टेनिंग टू द बिगिनिंग एंड द पॉसिबल एंड ऑफ द वर्ल्ड ही डिड नॉट क्लियरली एक्सप्रेस एनीथिंग। तो जो हम पहले बात कर रहे थे जैनिज्म में डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की ऐसी कोई भी बात नहीं की गई थी। जब बुद्धिज्म में अगर बात करेंगे तो बुद्धिज्म में भी कुछ क्लियर नहीं है हमारे पास। क्लियर। तो पॉइंट्स नोट करेंगे क्योंकि ऐसे पॉइंट्स काफी बार पूछ भी लिए जाते हैं। अगर बात करेंगे कि कभी गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि बताइए कि भगवान क्या है, भगवान डेथ के बाद क्या होगा, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसे आंसर नहीं किया था, बस आप कह सकते हैं उन्होंने कंडेम किया था द ब्राह्मण्स फॉर टेकिंग द फॉल्स प्राइड इन देयर नॉलेज। क्लियर। तो ब्राह्मणिकल जो नॉलेज, अब ये नॉलेज थी कौन सी, संस्कृत की नॉलेज, तो सारी की सारी प्रिविलेजेस भी इनके पास थी, ब्राह्मण्स के पास थी, तो उसे कंडेम किया जाएगा। अब कंडेम तो जैनिज्म में भी किया जाता है और बुद्धिज्म में भी किया जाता है। अभी हम रीजंस भी पढ़ के आए हैं कि ये सारे के सारे रीजंस थे क्या। अब देखिए आज जो हम इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म में पढ़ने वाले, क्योंकि पहले भी बुद्धिज्म एक बार हम कर चुके हैं, स्तूप भी कर चुके हैं। क्लियर। तो देखिए बुद्धिज्म में यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट शुरू होगा ऑफ द संघ। संघ वाला जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। जब गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन अपना फर्स्ट सरमन दिया, अपने शिष्यों को जो उनकी टीचिंग्स थी वो दी, फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में, तो वहीं से ही एक कंसेप्ट शुरू हो गया, एक इंस्टीट्यूट शुरू हो गया जिसे बोला जा रहा है संघ। अब संघ में 2 तरह के लोग थे, एक तो थे भिक्षुस और एक थे उपासिकास। उपासिकास मतलब जो गौतम बुद्ध के वर्शिपर्स जिन्हें कह सकते हैं, और भिक्षुस जो गौतम बुद्ध के स्टाइल को कह सकते हैं कि उनके आइडियोलॉजी को मानते थे और उन्हीं की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अब संघ में अगर रहना है तो संघ के कुछ रूल भी होने चाहिए।
तो ये रूल्स सेट कौन करेंगे? तो ये सारे के सारे जो रूल्स थे संघ में रहने के, ये सभी के सभी रूल्स जो हैं गौतम बुद्ध ने ही खुद ने ही उन्होंने जो है सर्टेन रूल्स जो हैं वो सेट किए थे। और कैसे रूल सेट किए थे? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स सेट किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलें तो अगर संघ में कोई भी भिक्षु है, सबसे पहले तो डिजायर्स कम करनी है, तो गौतम बुद्ध द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोपोगेट एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी भिक्षु जो है नए कपड़े नहीं पहनेंगे। नए कपड़े इन द सेंस कि जब आपने जो पहले से ही वस्त्र पहने हैं, जब ये कंप्लीटली पहनने योग्य नहीं होंगे तब आप क्या करेंगे, नए वस्त्र ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। तो आप सोचोगे कि सर ऐसे क्या? तो देखिए, नए वस्त्र हैं, उसके साथ आप और नए रख लेंगे तो डिजायर्स इंक्रीज हुई, नहीं मिले तो पेन हुआ, सफरिंग हुई। तो ये नहीं चाहते कि गौतम बुद्ध, इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा संघ में भिक्षुओं को टोटली ये डायरेक्ट किया गया था कि अगर किसी भी घर से कुछ भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा जितना भी आप खाने की अगर बात करते हैं कि अगर किसी ने ज़्यादा खाना दे दिया आपको, तो भिक्षु कभी भी उसे स्टोर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा इस टाइम पीरियड का खाना हो चुका है तो मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ, ये शाम को खा लिए जाएंगे या नेक्स्ट डे में जो है इसे खा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब आपने उसे रख ही लिया अपने पास, तो अगेन आपके उसके साथ अटैच किए हुए डिजायर्स हो गए। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसे बाकियों में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर? आपके पास मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम एसेंशियल्स चाहिए जिससे आप सर्वाइव कर पाएं, या मिनिमम डिजायर्स होने चाहिए। तो यही तो आइडियोलॉजी है गौतम बुद्ध की, जिसे हम बोल रहे हैं मध्य मार्ग। क्लियर? तो ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध संघ के जितने भी रूल्स होंगे उन्हें खुद ही क्या करेंगे, उन्हें सेट करेंगे और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल देखे जाएंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा अगर बात की जाएगी फीमेल्स की, अब संघ में कौन कौन आ सकते हैं इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। संघ में सबसे पहले क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगी? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जितने भी रिएक्शंस थी, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविका वाले सेक्ट हैं, या और जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे के सारे अगेंस्ट किसके थे? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। तो अगर संघ में भी कोई आना चाहता है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। क्लियर? किसी भी कास्ट से, कोई भी जेंडर से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बट छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि अगर कोई मेल या फीमेल आना चाहते हैं तो एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ द एज होनी चाहिए, तो वो संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो पॉइंट्स आपने याद करने हैं, अगर कोई स्लेव है, याद रखिएगा, अगर कोई स्लेव है तो स्लेव अपने मास्टर की अगर अनुमति है, परमिशन है, तो संघ को ज्वाइन कर सकता है। क्लियर जी? नेक्स्ट देखते हैं संघ में फीमेल्स को कब अलाउ किया गया। तो अगर स्टार्टिंग की बात की जाएगी तो स्टार्टिंग में संघ में जो है फीमेल्स को अलाउ नहीं किया गया था। क्लियर? स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट अगर बात की जाएगी यहाँ पर 5 ईयर्स के बाद जो है, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था सारनाथ में, उसके 5 साल के बाद संघ में पहली बार फीमेल्स को अलाउ किया गया, वो भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द आनंद। आनंद कौन थे? उनके शिष्य थे। यही आनंद होंगे जो आगे जाकर गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, जब उनकी डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाएगी, तो जो है जितना भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स होंगी वो लिखेंगे। क्लियर जी? तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि स्टार्टिंग में फीमेल्स को अलाउ नहीं किया गया था ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया फीमेल्स को संघ में एंटर करने के लिए। तो संघ में जब हम देखेंगे, फर्स्ट विमेन टू बिकम द मेंबर ऑफ द संघ वाज द महाप्रजापति गौतमी। सो महाप्रजापति गौतमी थी कौन? तो वो तो थी, आप कह सकते हैं, द मदर ऑफ द गौतम बुद्ध। क्लियर? तो उनके बाद हम देखते हैं गौतमी के बाद नंदा, और उनके बाद गौतम बुद्ध की खुद की जो वाइफ है वो भी संघ का पार्ट बनेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो जैसे जैनिज्म में टोटल 2 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, वैसे ही बुद्धिज्म में टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होंगी, 1 2 3 4। तो कौन कौन सी लोकेशंस में है? सबसे पहली राजगीर में, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ होगी कश्मीर में। कौन कौन से यहाँ पर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे जो इसे लीड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं किन के टाइम पीरियड में होगी। तो देखिए, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजातशत्रु के टाइम पर होगी। अजातशत्रु वही रेंका डायनेस्टी में। नेक्स्ट
काल अशोक के टाइम पीरियड में होगी, सेकंड और थर्ड होगी अशोक, और फोर्थ होगी कनिष्क के टाइम पीरियड में। अब इन सारे के चारों ही बुद्धिस्ट काउंसिल्स में क्या क्या हो रहा था उसे थोड़ा सा समझते हैं। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों बुलाई गई होगी? क्योंकि अजातशत्रु का टाइम पीरियड चल रहा है। अजातशत्रु वही जो गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी हैं, और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है उनकी डेथ हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि उन्हें परिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है जी। सो इट वाज सून हेल्ड आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों बुलाई जाएगी? क्योंकि जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे उन्होंने अपने टीचिंग्स नहीं लिखी। अब ये भी डर था कि उनकी डेथ के बाद ये टीचिंग्स में करप्शंस भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ जो है अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्म में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। संघ कैसे चलेगा? एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं संकट था अजातशत्रु के सामने कि बुद्धिज्म को कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुला ली। कहाँ पर बुलाई गई? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको मिलेगी राजगीर में। क्लियर। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स लिख लिए जाएंगी। बुक्स कौन सी लिखी जाएंगी? बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं 3 त्रिपिटकास। क्लियर। त्रिपिटकास का मतलब 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट दी विनय पिटका, फिर हम देखते हैं सूत्ता पिटका। क्लियर। तो जो पहली 2 बुक्स लिखी जाएंगी विनय पिटका और सूत्ता पिटका, जैसे कि विनय पिटका जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी जाएगी तो इसमें लिखे जाएंगे आपके रूल्स लिखे जाएंगे कि अगर संघ में रहना है तो मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे वो सब लिखे जाएंगे किसमें? विनय पिटका में। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, जो उनकी टीचिंग थी, वो लिखी जाएंगी, कंपाइल्ड की जाएंगी इन दी सूत्ता पिटका। क्लियर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सूत्ता पिटका में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, और ये जो टीचिंग्स होंगी तो ये मिलेंगी आपको किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ स्टोरीज। तो गौतम बुद्ध की जो स्टोरीज की फॉर्म में उनकी जो टीचिंग्स हैं उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाएगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होगी अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। अब यहाँ पर जो विनय पिटका में हमने रूल्स लिखे हैं कि संघ में रहने वाले रूल्स, अब ये रूल्स क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद जो उनके डिसाइपल्स ने ओरिजिनल रूल्स ही एज इट इज ही उन्होंने विनय पिटका में लिख दिए गए। अब ये रूल्स गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड से ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तब हम देखते हैं कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो काल अशोक के टाइम पीरियड में होगी, तो यहाँ पर बुद्धिज्म में 2 आपको सेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे या कुछ आप कह सकते हैं एक सेक्ट होगा बुद्धिज्म में जो विनय पिटका में रूल्स जो सेट किए गए हैं संघ में रहने वाले, तो उनमें कुछ चेंजेस या कुछ टाइम के साथ साथ चेंजेस जो जरूरी थे उनकी डिमांड की जाएगी। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी होंगे हमारे पास सेक्ट, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ग्रुप होगा जो कहेंगे कि ये जो ओरिजिनल सेक्ट था, ये ओरिजिनल टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, जो उनके ओरिजिनल सेट ऑफ रूल्स हैं संघ में वही रहने चाहिए, जो स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट ही होंगे। तभी हम देखते हैं जो रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो उन्हें बोला जाता है महासंघिकास। क्लियर। और जो बोले जाएंगे कि ओरिजिनल ही होने चाहिए, कि कोई रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं थेरावाडीज भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसे याद रखेंगे। अभी ऑल्दो की बहुत बड़ी डिवीजन नहीं है अभी बुद्धिज्म में, लेकिन विनय पिटका में कुछ रिफॉर्म्स की बातें की जा रही है जिसकी वजह से 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होगी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पीरियड में। अब अशोक भी बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेंगे, और जब उनके टाइम पीरियड में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों बुलाई जा रही है कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अशोक के टाइम पीरियड में बुक लिखी जा रही है अभिधम्मा पिटका। अभी अभिधम्मा पिटका क्यों लिखी गई? अब अशोक क्योंकि वो चाहते हैं कि बुद्धिज्म जो है अपने एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, और इससे पहले जो 2 ग्रुप्स में बातें हो रही हैं कि विनय पिटका में को जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स अमेंडमेंट करने चाहिए टाइम टू टाइम, तो ऐसा तो नहीं कि कल को आगे जाकर जो है गौतम बुद्ध की जो मेन फिलॉसफी है उसी पर ही कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएं। तो इसी वजह से हम देखते हैं जो थर्ड पिटका है अभिधम्मा पिटका, जिसमें गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो लिखी जाएगी, तो वो भी किनके टाइम पीरियड में लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी अशोक के टाइम पीरियड में। क्लियर। तो अशोक के टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि जो थेरावाडीज होंगे ये काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मॉरेंस के बाद होगी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ मॉरेंस तक ही कंप्लीट किया, तो मॉरेंस के बाद पोस्ट मॉरेंस में कुशान्स आएंगे।
तो कुशान्स आएंगे, कुशान्स में भी किंग होंगे जिनका नाम होगा कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पीरियड में कश्मीर में बुलाई जाएगी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धिज्म दो पार्ट्स में क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारे पास हीनयाना बुद्धिज्म और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म वाले जो है गौतम बुद्ध को एज अ गॉड मानना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड जो हीनयाना बुद्धिज्म है वो गौतम बुद्ध को एज अ टीचर मानना शुरू करेंगे। वो गौतम बुद्ध को एज अ गॉड नहीं मानेंगे, उनकी वर्शिप नहीं करेंगे। वर्शिप का मतलब आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। अभी ये आइडल वर्शिप वाला कंसेप्ट कहाँ से आएगा समझना पड़ेगा पोस्ट मॉडर्न्स में। क्लियर? तो जब हम पोस्ट मॉडर्न्स अभी अगले वाली वीडियोस में, क्योंकि अभी पहले पिछला जो हमारा बैकलॉग है जितना भी मैपिंग का उसे क्लियर करते हैं, तो मैपिंग के बाद जब आएंगे पोस्ट मॉडर्न्स में तब आपको समझ आएगा कि ये आइडल वर्शिप, ये जो महायाना बुद्धिज्म के देखेंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध के आइडल्स बनेंगे। तो कश्मीर में अलग आइडल्स होंगे। कश्मीर की तरफ देखेंगे गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां होंगी उनके फीचर्स अलग होंगे, फेशियल फीचर्स। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे नॉर्थ ऑलमोस्ट बंगाल की साइड देखेंगे, मथुरा के पास हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध की इमेजेस बनेंगी, जो मूर्तियां बनेंगी, उनमें फेशियल फीचर्स अलग होंगी। तो कुछ नए टाइप ऑफ स्कूल ऑफ आप कह सकते हैं कि आर्ट देखने को मिलेंगे। अभी बता देते हैं, एक साइड आ जाएगा आपका गंधारा स्कूल और एक साइड आ जाएगा आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। क्लियर? तो उसे तब हम अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मॉडर्न्स तक हो चुका है, बुद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड मैपिंग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में साथ में मैप लेकर आइएगा, स्टोन एज से शुरू करते हुए, या पहले ये वाला कंप्लीट कर लेंगे मॉडर्न्स वाला, मॉडर्न से पीछे चलते हैं, तो पीछे चलते चलते सारी की सारी मैपिंग कंप्लीट करेंगे। उससे रिलेटेड मैपिंग में 30 वर्ड्स भी लिखेंगे और जल्दी जल्दी अपनी जो मैपिंग है क्लियर करते जाएंगे। क्लियर? ज़्यादा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 15 से 20 साइट्स जो है एक वीडियो में रखेंगे ताकि आपको इजी हो जाए, थोड़ा डिफिकल्ट ना हो। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड। तभी हेटेरोडॉक्स सेक्ट में और भी आइडियोलॉजीज हैं, वो सारी की सारी आइडियोलॉजीज करेंगे, लेकिन साथ साथ ही करेंगे। पहले साथ साथ मैपिंग करेंगे और फिर ये मैपिंग के साथ ये आइडियोलॉजीज भी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।